देखिए भाई, आज से आपका एक नया कानून शुरू किया जा रहा है और आपका यूपी जे मेंस में ये आता है और यूपी एच जे एस प्री में। भाई और इसका कहीं यूज नहीं है, माने और कहीं कंपटीशन में नहीं आता, ये बता दिया जाए। यानी कि यूपी जे, चूंकि यूपी जे भी जल्दी ही वैकेंसी आ जाएगी आपका, माने इस साल आएगी, आपका हो सकता है अप्रैल लास्ट या मई तक आए। तो सिलेबस भी ज़्यादा है, तो एक एक आपका यूपीजे का जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए। इसीलिए आपका पहले पीरियड में माइनर या लोकल एक चल रहा है, ताकि अब तक आपका ग्राम पंचायत हो चुका है, दूसरा एसआरए हो गया, दो कानून हो चुके हैं, और तीसरा आपका अब शुरू किया जा रहा है आपका रेंट कंट्रोल एक्ट। तो यूपी एच जे एस आपका प्री मेंस दोनों में है, और यूपी में जे में प्री में नहीं है, केवल मेंस में है, ये बता दिया जाए पहले। देखिए आपका जब भी कानून का पहले नाम लिख लीजिए भाई, नहीं तो पता लगा कि कानून का नाम लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश शहरी भवन हेडिंग डाल लीजिए। पहले सामान्य बातें कुछ लिख लीजिए, 10 लाइन। उत्तर प्रदेश शहरी भवन, कोष्ट में लिखिएगा किराए पर देने। उत्तर प्रदेश शहरी भवन, कोष्ट में लिखिए किराए पर देने। किराए मने रेंट, भाटक, किराए तथा बेदखली का विनियमन। बेदखली का विनियमन, कोष्ट बंद करिए, अधिनियम 1872, नहीं 1972, अधिनियम 1972। यानी कि उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन। इविक्शन माने बेदखली, बाहर करना, आपका एक्ट 1972। पहले तो आपका जो कानून का शब्द दिया गया वो थोड़ा जानना है। यानी कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन, इसका मतलब ये हुआ कि यह कानून एक लोकल एक्ट है, यानी कि स्थानीय विधि है, और केवल उत्तर प्रदेश में लागू है। बिहार के लिए अलग कानून है, एमपी के लिए अलग कानून है। एमपी में भी आप लोग पढ़ते हैं, और एमपी का जो कानून है यूपी का कानून है, ज़्यादातर समानता पाई जाएगी। यानी कि 70% प्रावधान आपका जो लोग एमपी भी देने जा रहे हैं, अगर एमपी याद न रहे तो यूपी वाला भी कुछ काम कर जाएगा। यानी कि 70% प्रावधान आपका कह सकते हैं कि ये जो कानून होते हैं लगभग 70% प्रावधान सेम होते हैं। हाँ, सेक्शन का अंतर रहेगा, लेकिन आपका कुछ चीज़ों में ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं। तो सबके लिए, हर एक राज्य के लिए कानून अलग अलग है, लेकिन समानता ज़्यादा है, ये भी याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश शहरी भवन, यानी कि पहला नियम ये मिला कि यह कानून केवल उत्तर प्रदेश में लागू है। तो जो कानून आपका भारत के पूरे भारत में लागू न होकर केवल किसी उसके भाग में लागू होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लोकल एक्ट या स्थानीय विधि कहा जाता है, लोकल लॉ। तो आपका यह कैसा कानून है, लोकल लॉ। दूसरा शहरी भवन। अब दूसरा आपका जो एंगल देखना है वह ये देखना है कि यह जो कानून है ये गांवों में लागू न होकर केवल और केवल कहाँ लागू होता है, शहरों में। दूसरा नियम। तीसरा नियम, बैठिए भाई, बैठिए तीन लोग।
तीसरा नियम जो आपको देखना है वह ये देखना है कि भाई किराए पर देने, यानी कि शहरों में आपका जो मकान है उसको कैसे किराए पर दिया जाएगा ये बताया जाएगा। चूँकि शहर में आबादी ज़्यादा होती है, मकानों की या किरायों की दिक्कत होती है, अतः ऐसी दशा में कानून कुछ नियम कायदे बनाता है कि आप मकान को खाली न रखिए और जिसको आवश्यकता हो क्या करिए, किराए पर दीजिए। लेकिन ये भी बता दिया जाए कि इस कानून का पालन नहीं किया जाता, पालन अगर किया जाता तो बहुत कम किराया रहता और किराएदारों को काफ़ी सुविधा भी दी जाती। जब विवाद उत्पन्न होता है मकान मालिक और किराएदार में, तब ये कानून लोगों को याद आता है। लड़के मांग करते हैं कि लागू किया जाए, लेकिन वही है कि डीएम एडीएम शांति से क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और आंदोलन धीरे धीरे शांत हो जाता है। कई बार विवाद उत्पन्न हुआ भाई प्रयागराज में, लेकिन ये कानून लागू है, लेकिन आपका वही है कि मने लागू करने वाली संस्था जो है वह निष्क्रिय पड़ गई है, सक्रिय नहीं है। जब विवाद उत्पन्न होता है तब इसे लागू किया जाता है। तीसरा, किराए। किराए का मतलब ये हुआ कि शहर में जो मकान है उससे कितना किराया लिया जाए, इसका मतलब ये हुआ, उसका भी निर्धारण किया जाएगा। और तीसरा है बेदखली का विनियमन। बेदखली का मतलब कि किराएदार को आपका बाहर निकालना, यानी कि मकान को खाली करा लेना किराएदार से। तो ये कानून कहता है कि मकान किराएदार को मनमाने तरीके से किराएदारी से हटाया नहीं जा सकता। कुछ नियम कायदों का क्या करना पड़ेगा, पालन। यानी कि किराएदार को हटाकर और मकान मालिक को कब्जा दिलवाना है तो इस कानून के नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी उल्लंघन बार बार होता है। और आप जब विवाद उत्पन्न होता है तो लोग 50 साल से एक ही मकान में पड़े हैं, 100-200 रुपया न्यायालय में किराया जमा करते हैं और वैसे ही चल रहा है। तमाम ऐसे विवादित मकान हैं जहाँ की लोग आज भी 200-300 किराया देते हैं और 40-50 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, किराएदार बने हुए हैं। तो वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, यानी कि एक बार किराएदार सदैव किराएदार, स्वामी तो नहीं पाएंगे लेकिन कम से कम क्या बने रहेंगे, किराएदार। आप देख सकते हैं तमाम आपका। अब ये कानून ये बताएगा कि मकान मालिक चाहे तो मुकदमा करके अपना मकान कुछ आधारों पर आपका खाली करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें आधार साबित करना होगा। फिर आपका सुख सुविधा की बात आ जाएगी, बिजली हुआ, पानी हुआ, रास्ता हुआ, प्रकाश हुआ इत्यादि की बात आ जाएगी। अगर मकान मालिक ने बिजली पानी काट दिया है तो आप उसकी बहाली करा सकते हैं, तमाम चीज़ें। और अधिनियम 1972, यानी कि कुल मिलाकर इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहर में भवन है यानी कि मकान है उनको किराए पर कैसे दिया जाए, यानी कि रेंट पर कैसे दिया जाए। दूसरी बात, उनसे कितना किराया वसूला जाए। और तीसरी बात, किराएदार को कैसे बेदखल किया जाए, यानी कि मकान से क्या किया जाए, हटाया जाए। ये मुख्य रूप से 3 बातें इस कानून में पढ़नी है। तो जो चूंकि आप लोग व्यवहारिक रूप से भी इस कानून को देखते हैं, रोज कहीं ना कहीं विवाद होता है, इसलिए हमें नहीं लगता कि समझने में कहीं दिक्कत आएगी। माने आपका समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ग्राम पंचायत पढ़ाया गया तो प्रधान इत्यादि के बारे में आप लोग जानते थे,
ये सारे भाई संविधान नियम जानते थे तो आ गया। तो यह कानून शहर में जो मकान है बस उसी के बारे में व्यवस्था करता है, गांव में नहीं। कहाँ केवल इसकी सामान्य बातें लिखिए भाई, एक सामान्य बातें लिख लीजिए, प्री के लिए भी जैसे में काम करेंगे। लिखिए निर्माण की तिथि, पहले तो लिख लीजिए यह कानून एक स्थानीय विधि है। यह कानून एक स्थानीय विधि है तथा केवल उत्तर प्रदेश में लागू है। तथा केवल उत्तर प्रदेश में लागू है। अगला लिखिए निर्माण की तिथि, आजकल ये भी बन रहा है। हेडिंग डाल लीजिए निर्माण की तिथि, यानी कि किस तारीख को यह कानून बनकर तैयार हो गया, तो वह डेट लिख लीजिए 8 मार्च 1972। 8 मार्च 1972 को भारत के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति प्रदान की। इस पर अपनी अनुमति प्रदान की। तो तुरंत दिमाग ये ले जाना है कि भाई राज्य का कानून है और भारत का राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर रहा है, तो क्या ये संभव है संविधान के तहत? निश्चित रूप से संभव है। और अनुच्छेद 200 में आपका जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयकों को आरक्षित करता है। और अनुच्छेद 201 के तहत भारत का राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है। लिखिए, इसको लिखिए, इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा था। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा था तथा भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 201 के तहत इस पर अपनी अनुमति प्रदान की थी। इस पर अपनी अनुमति प्रदान की थी। तो वही निर्माण की डेट कही जाती है। अगला लिखे पैराग्राफ चेंज करके, प्रवर्तन तिथि, यानी कि किस तारीख को यह कानून लागू हुआ। हेडिंग डाल लीजिए भाई एक लाइन, प्रवर्तन तिथि या प्रारंभ की तिथि। लिखिए 15 जुलाई 1972 ईस्वी को 15 जुलाई 1972 ईस्वी को यह कानून प्रभावी हुआ, यानी कि यह लागू किया गया। ये हो सकता है पूछ ले भाई, ये भी क्वेश्चन आपका। 15 जुलाई
आपका 1972। अगला लिखिए भाई, इस कानून में कुल, पैराग्राफ लीजिए, इस कानून में कुल, आजकल अध्याय पूछा जा रहा है। इस कानून में कुल 7 अध्याय हैं तथा 44 धाराएं हैं। इस कानून में कुल 7 अध्याय हैं तथा 44 धाराएं हैं। 44। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये आपका सामान्य बातें हो गई, मैंने 7 अध्याय, ये सब यहाँ से भी आजकल प्री में जेस में क्वेश्चन आ जाता है। अब ये आजकल पूछा जा रहा है कि किस अध्याय में क्या है। तो भाई आपका जो लोग दे रहे पढ़ाते समय मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी बन रहे हैं कि किस चैप्टर में क्या दिया है। आपका चाहे संविधान हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, कोई भी कानून हो, तो आइए सबसे पहले कोई भी कानून पढ़िए तो उस कानून का प्रियम्बल देखा जाता है और तब आपका सेक्शन से शुरू किया जाता है भाई। यानी कि जब भी आप कोई भी कानून पढ़िए, एक नियम बना लीजिए, उस कानून का सबसे पहले प्रियम्बल पढ़िए, यानी कि उद्देश्य का पढ़िए। जैसे कि उदाहरण एक बताया जाए दो, जैसे कि आप साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं तो साक्ष्य अधिनियम का क्या उद्देश्य है, ये प्रियम्बल में दिया गया है। साक्ष्य संबंधी विधि को समेकित करना, परिभाषित करना, संशोधित करना। उसी प्रकार दहेज अधिनियम भी शाम को चल रहा है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो दहेज लेने और देने को रोकना, रोकना माने प्रतिषिद्ध करना। इसी प्रकार आपका संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संविधान का मुख्य उद्देश्य हमारे संविधान के प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में दिया गया है और वही मुख्य उद्देश्य है। तो प्रत्येक कानून का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और ये उद्देश्य आपका कानून में शुरुआती दौर में प्रियम्बल में ही लिखा रहता है, चाहे कोई भी कानून हो। अब ये है कि कुछ कानूनों में उद्देशिका रहती ही नहीं, ये भी एक समस्या है। तो आपका पूछा जाता है आपका कि किस कानून में प्रियम्बल है ही नहीं, उद्देशिका है ही नहीं, तो यूपीजे में ही आता है। और जो आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें आपका प्रियम्बल नहीं है। यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर की कोई उद्देशिका है ही नहीं, याद रखिए, कोई प्रियम्बल नहीं है। तो भाई सतर्क रहना, यह जरूरी नहीं है कि कानून में प्रियम्बल हो, लेकिन ज़्यादातर कानून में होते हैं, इसमें भी शक नहीं है। देखिए आपका इस कानून का उद्देश्य पहले बेयर एक्ट से हम देखें, क्योंकि कभी काल उद्देश्य से भी क्वेश्चन बन रहा है। आपका एविडेंस में बन चुका है, कई जगह बन चुका है, आपका न्याय का यूएनओ का बन चुका है, आपका जे में। देखिए भाई एक एक करके उद्देश्य शुरुआती दौर में ही लिखा गया बेयर एक्ट में, शहरी क्षेत्रों में स्थित कतिपय वर्ग के भवनों को, पहले इतना लाइन समझिए, शहरी क्षेत्र में स्थित कतिपय वर्ग के भवनों को, यानी कि पहला नियम अभी हमने बताया कि यह कानून केवल और केवल कहाँ लागू होगा, शहरी क्षेत्र में। कतिपय भवनों को, कतिपय भवनों का मतलब कतिपय ना है तो बेयर एक्ट पर लिख लेना चाहिए सम या कुछ, यानी कि कुछ भवनों को। इसका मतलब ये हुआ, आपका पढ़ाया जाएगा अलग से, मेंस में क्वेश्चन बनता है कि कुछ ऐसे भवन हैं जो शहर में है लेकिन यह कानून उन पर लागू नहीं होगा।
फिर एक बार समझिए, कुछ ऐसी बिल्डिंगें जो शहर में है लेकिन यह कानून उस पर लागू नहीं होगा, तो ये मेंस का क्वेश्चन है कि उन भवनों का उल्लेख करिए जिन भवनों पर आपका उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता। ये मेंस में अच्छा क्वेश्चन बनता है और आपका आज तो विशेषता इत्यादि में ही लग जाएगा समय, लेकिन कल पहला क्वेश्चन यही पढ़ना है कि उन भवनों को बताइए जिन पर यह कानून अप्लाई, और लिस्ट याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं, वो मेंस के लिए लिस्ट क्या करना पड़ेगा, याद। अगला देखिए, कतिपय वर्गों, कतिपय का मतलब समझा जाता है, कतिपय मतलब सम, सम मतलब कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि शहर में स्थित सभी भवनों पर यह कानून अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखिए। अगला देखिए, किराए पर देने, किराए पर देने का मतलब कि उसको कैसे रेंट पर दिया जाए और उसके किराए यानी कि उस भवन से कितना किराया वसूला जाए, यानी कि किराएदार से कितना किराया वसूला जाए। इसके बाद तथा उससे किराएदारों की बेदखली को, किराएदारों की बेदखली का मतलब ये हुआ कि मनमाने तरीके से किसी किराएदार को भवन से बाहर न निकाला जाए, इसको रेगुलेट किया जाएगा। इसके लिए नियम को, बेदखली को। अगला, सामान्य जनता के हित में, तो आपका सामान्य जनता का क्या हित है, अब ये देखिए। देखिए जो लोग शहर में, इधर बैठिए भाई, 3 लोग ही बैठिए, आगे बैठिए या बैठिए, 4 लोग ही। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य जनता है उसका क्या हित है, समझिए। तो सामान्य जनता का यह हित है कि जब वह गांव से या बाहर से शहर में आए तो आसानी से और कम पैसे में उसे मकान किराए पर उपलब्ध हो जाए। तो सामान्य जनता के हित को, इंटरेस्ट को देखते हुए भी यह कानून बनाया गया है। इसके बाद देखिए, हित में विनियमित करने तथा संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम, अधिनियम। इसका मतलब विनियमित करना माने रेगुलेट करना, रेगुलेट करना मतलब कि अच्छी व्यवस्था करना। यानी कि अच्छी व्यवस्था तो भाई वीक शब्द हो गया, लेकिन रेगुलेट करने का मतलब ये हुआ कि कैसे अच्छे तरीके से आपका सामान्य जनता का हित हो, किराए माने भवन को किराए पर उठाया जाए, किराया वसूला जाए और किराएदारों की बेदखली को अच्छे ढंग से संचालित किया जाए, रेगुलेट किया जाए, विनियमित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यह कानून बनाया गया है। तो भाई उद्देश्य भी आपका याद रखना है। वैसे आपका कोई भी कानून बनता है तो केवल प्रियम्बल तो उद्देशिका में लिखनी ही रहती है, अन्य बातें भी लिखनी रहती है। तो आइए आपका सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं इस कानून की विशेषताएं या इस कानून का उद्देश्य क्या है। देखिए कभी कल आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है आपका एपीयू में भी बन जा रहा है, मेंस में, और तमाम क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है, इसको लिखवाया गया मेंस में 20 उद्देश्य कम से कम। आईपीसी का उद्देश्य क्या है, एविडेंस का उद्देश्य क्या है। आजकल आपका जो बन रहा है क्वेश्चन, आपका ऐसा मेंस में भी बन रहा है। ये मैं बता दूं, यूपी एपीओ में भी बना कि साक्ष्य के नियमों, साक्ष्य के जो सिद्धांत हैं, साक्ष्य के नियम हैं, उनका विस्तृत वर्णन करिए। तो ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी बन रहा है और ये भी क्वेश्चन आपको लिखवाना पड़ेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, बिना धारा के ही इस कानून का क्या क्या उद्देश्य है।
देखिए अब तक हमने जो उद्देश्य बताया वह केवल प्रियम्बल से बताया। अब वहीं प्रियम्बल को तोड़ना है और उसी में 5-6 बातें जोड़ देंगे। देखिए आपका एक एक उद्देश्य देखिए। पहला उद्देश्य ये है कि यह कानून गांवों के भवनों पर लागू न होकर केवल और केवल शहरी भवनों पर क्या होता है, लागू। दूसरा है शहरी भवनों में भी सभी भवनों पर लागू नहीं होता, ये भी आपका याद रखिए। यानी कि कुछ भवन ऐसे हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं होता। तीसरा ये, अब भवन को 2 वर्गों में बांट दीजिए, एक आवासीय और एक गैर आवासीय। आवासीय का मतलब कि जहां मनुष्य रहे, और गैर आवासीय का मतलब हुआ कि जहां मनुष्य नहीं रहता है, या तो व्यापार किया जाता है या दुकान खोल लीजिए, गोदाम खोल लीजिए, लेकिन आप उसका प्रयोग आपका आवास के रूप में नहीं करेंगे। तो भाई एक नियम जान लीजिए, अगर शहर में मकान है और वह मकान आवासीय है और आप चाहते हैं कि उसको हम गैर आवासीय बना दें, तो इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी और इसके लिए अलग नियम है। तमाम बड़े बड़े शहरों में आप देखे होंगे कि सीलिंग एक्ट चलता है, या आपका तमाम नियम कायदे जैसे प्रयागराज में भी हैं कि जो भवन केवल आवासीय है, आप वहां दुकान या व्यापार नहीं कर सकते। ऐसे में बिजली का भी हर एक जगह, भाई आप बिजली कनेक्शन लेते हैं तो वहां भी दिखाते हैं कि आवासीय है कि गैर आवासीय। अगर आप बिजनेस के लिए हैं कनेक्शन तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और आवासीय लिए है तो कम। बिजली में भी तो आपका माने कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून की ये विशेषता है कि ये आवासीय भवनों पर भी शहर में लागू होगा और गैर आवासीय दोनों पर। यानी कि आप दुकान के लिए किराए पर दीजिए तब भी, और रहने के लिए किराए पर दीजिए तब भी, कोचिंग के लिए किराए पर दीजिए तब भी, यानी कि सभी मामलों में यह कानून क्या होगा, लागू। याद रख रहे भाई, आवासीय गैर आवासीय दोनों में। अगला देखिए आपका, अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो इस कानून में सेंशन या शास्ति या दंड का प्रावधान किया गया है। अर्थात इसका मतलब कि अगर मकान मालिक या किराएदार या जो भी हो इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाए, तो वह व्यक्ति इस कानून में दिए गए दंड का क्या होगा, भागी। माने सजा भी है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो उद्देश्य चल रहा है विशेषता। अगला देखिए आपका, अब ये है कि आपका जो भवन में प्रवेश किया जाएगा उसके लिए व्यवस्था ये है कि अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। अलॉटमेंट आर्डर ये भी मेंस में और प्री में पूछा जाता है। आपका मेंस में आ चुका है भाई कि अलॉटमेंट आर्डर से आप क्या समझते हैं और ये कब जारी किया जा सकता है, उन परिस्थितियों का वर्णन करिए। तो अलॉटमेंट आर्डर का मतलब ये हुआ कि किराएदार को प्रमाण पत्र दे दिया गया कि तुम्हें ये मकान किराएदारी पर क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, लो लेटर। और अलॉटमेंट लेटर पा लिया किराएदार डीएम साहब से, तो जाकर मकान में क्या करेगा, रहेगा। अगला देखिए भाई, आपका अगला ये है कि यह कानून पगड़ी लेने, पगड़ी समझते हैं कि नहीं, प्रीमियम लेने या पगड़ी लेने पर रोक लगाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि आपका अगर आप किसी भवन को किराएदार को दे रहे हैं तो उसके लिए आपका पगड़ी या प्रीमियम नहीं ले सकते। किराया लीजिए, पगड़ी नहीं। या आपका रोक लगाता है, आप पगड़ी नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं? किराया। वो अलग बात है कि आपका सिक्योरिटी मनी ली जाती है। कई देखिए आपका कई भवन ऐसे हैं या कई हॉस्टल ऐसे हैं जहाँ की सिक्योरिटी मनी जमा कराई जाती है और ये लिखा जाता है कि जब आप इस हॉस्टल को छोड़ेंगे तो ये पैसा आपको क्या होगा? वापस। भले आपको पता ना हो, लेकिन आपका स्कूल में भी जब आप दाखिला लेते हैं तो वहाँ आपका कुछ मनी ली जाती है और ये वादा करता है स्कूल कि जब आप स्कूल छोड़ेंगे तो ये मनी हम क्या करेंगे? आपको वापस। उसमें भी देखिए क्या होता है, ज़्यादा एक तो ज़्यादा लोग जानते नहीं कि स्कूल से पैसा भी मिलता है। यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसी समय आपका कासन मनी या कुछ धन स्कूल ले लेता है और उस धन का आपका ये है कि जब आप इस स्कूल से क्या करेंगे? निकलेंगे तो स्कूल उस धन को क्या करेगा? वापस। तो ज़्यादा लोग जानते ही नहीं कि हमें पैसा वापस लेना है। और चूंकि कम पैसा रहता है तो कौन जाए वापस लेने? यानी कि जितना पैसा नहीं उतनी बार दौड़िए तो उससे भी स्कूल की कमाई हो जाती है और तमाम कह सकते हैं कि धन आ जाता है। भाई उससे भी स्कूल की कमाई हो जाए। तो पगड़ी या प्रीमियम लेने पर पूरी तरह क्या लगा दिया गया है? रोक। अगला देखिए भाई, आपका अगला जो है आपका उद्देश्य इसका कि जो ये मकान मालिक और किराएदारों के मध्य जो आपका अधिकारों और दायित्वों का विनियमन है, यानी कि मकान मालिक को क्या अधिकार होगा, किराएदार को क्या अधिकार होगा, क्या दायित्व होंगे, क्या लाइबिलिटी होगी, इस कानून के तहत अच्छे ढंग से उनको रेगुलेट किया गया है कि क्या क्या ये करेंगे। यानी कि किराएदार क्या तोड़ फोड़ कर दे मकान में? अगर मकान में छेद कर देता है या दो चार खिड़की तोड़ देता है तो किराएदार का कर्तव्य है कि उसकी भरपाई वह करे। और अगर मकान मालिक आपका किराएदार का बिजली काट दिए, पानी काट दिए, आपका रास्ता बंद कर दिए तो किराएदार को भी अधिकार है कि वह आपका आवेदन देकर इन सुख सुविधाओं को क्या करे? बहाल। बताया जाएगा आगे। अगला ये स्टैंडर्ड रेंट का निर्धारण किया जाता है। यानी कि प्रत्येक भवन के लिए मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा, पूछा जाता है कौन निर्धारित करेगा, कैसे निर्धारित करेगा, क्या सिद्धांत है। लेकिन चूंकि अभी विशेषता या उद्देश्य चल रहा है और इसमें आपको हल्का हल्का ही देखना है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ये हुआ कि सुख सुविधा और एरिया को ध्यान में रखते हुए भवनों का किराया निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सिविल लाइन में मने रूम लेना चाहता है और उसमें सुख सुविधा ज़्यादा है, एरिया अच्छी है, तो वहाँ आपका जो मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट कम होगा कि ज़्यादा? ज़्यादा। और लेना चाहता है कछार में, यानी कि पहुँच जाइए बघाड़ा के लास्ट में, जहाँ की बाढ़ आ जाए तो 2 माह तक आप नाव पर क्या करेंगे? मने पड़े रहेंगे और सामान उमान कब डूब जाए और कब सिलेंडर चोरी हो जाए कोई भरोसा नहीं। बहुत चोरी होती हैं। आपका जब एकदम लास्ट, बघाड़ा इधर नहीं, एकदम लास्ट में चले जाइए तो मैं बता दूं भाई, आपका किसी को बुरा न लगे, तमाम लोगों का मकान भी उधर है, तमाम लोग रहते भी हैं कोचिंग के। ये देखिए आपका 90% जो प्रयागराज के मकान हैं वह अवैध है और सरकार जब चाहे तब
आपका तोड़ सकती है। वैसे जो माफिया टाइप के लोग हैं उनका तोड़ा जा रहा है और आम आदमी का नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन सरकार बस नोटिस थमा के आपने कहाँ नक्शा पास करवाया। तो एक तो स्टेट लैंड पर बनाए हैं, सरकारी जमीन पर तो नक्शा कहाँ से। बस ये है 10 रुपया के स्टाम्प पर नगर निगम में आपका नाम दर्ज हो गया कि हम कब्जेधारी हैं, लेकिन स्वामी कौन है उस मकान की? सरकार। और सरकार जब चाहे तब क्या कर सकती है, पूरे मकानों को तोड़ सकती है। अभी एक बार मामला उठा था, काफी गंभीर हो गया था मामला, लगा कि बघाड़ा के ज्यादा मकान टूट जाएंगे। देखिए हुआ क्या था कि आपका ये हाई कोर्ट का फैसला आया कि नदी के 500 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं होगा। तो लोग करते क्या थे कि आपका बघाड़ा और सलोरी तमाम जगहों पर, अभी भी तमाम जगहों पर लोग नदी के किनारे मकान बनाना शुरू कर देते थे। तो एक लोकहितवाद किसी ने दायर किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट बहुत नाराज हुआ कि ये कैसे मकान बन जा रहे हैं, कैसे आप बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं और कैसे वाटर का कनेक्शन दे रहे हैं, सीवर लाइन भी पहुंचा रहे हैं। ये सब जब रोका गया है तो जाकर आपका, अब तो पीडीए हो गया, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, तो ये सब जाकर अधिकारी 5-6 मकानों को लास्ट में तोड़े थे, आज भी गिरे हुए, जाकर देखिएगा बघाड़ा में। और तत्पश्चात लोग जुगाड़ लगाए होंगे, तब तक मामला क्या हो गया, शांत। भाई जो करोड़ों लगाया है वह राजनीतिक रूप से क्या दिलवाता है, दबाव, और मामला शांत हो गया। लेकिन अगर हाई कोर्ट 2-4 साल सक्रिय रहता तो तमाम मकान बघाड़ा के क्या होते, गिर जाते, लास्ट वाले ज्यादा गिरते। यानी कि कुल मिलाकर आपका मानक किराया या एक उचित किराया या स्टैंडर्ड रेंट निर्धारित किया जाएगा कि हर एक इलाके के लिए अलग अलग होगा। और आपका जहां सुख सुविधा व्यवस्था ज़्यादा वहां किराया क्या होगा, ज़्यादा। और जहां व्यवस्था कम होगी, बाढ़ की ज़्यादा संभावना है कि 2 माह क्या रहेगा, बाढ़। तो आपका देख ही रहे, इधर आपका कछार में बाढ़ आती है, भाई बेली गांव में आपका तमाम लोग डूब गए थे। और इधर भी आपका बघाड़ा सलोरी में बाढ़ आ जाती है, तो इधर का किराया कुछ क्या रहता है, कम। अगला देखिए भाई आपका, अब इसके बाद आपका कह सकते हैं, अब कैसे मकान मालिक द्वारा किराएदार से मकान किन आधारों पर खाली कराया जाएगा। किराएदार को अगर गलत तरीके से हटा दिया गया तो किराएदार री एंट्री कर सकेगा। री एंट्री का मतलब पुनः प्रवेश कर सकेगा, यानी कि मांग कर सकेगा कि हमें गलत तरीके से क्या किया गया है, हटाया गया है, अतः हमें पुनः कब्जा दिलवाया जाए और हम किराया देने के लिए क्या है, तैयार, मांग कर सकता है भाई। हाँ ये भी है आपका कि जो भी व्यक्ति शहर में आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ऐसी व्यवस्था की जाए कि आसानी से आपका जो माने भवन है उनको उपलब्ध हो जाए। इसके बाद तमाम विशेषताएं हैं, 2-3 और बताई जाए, क्योंकि भाई कितना उद्देश्य बताया जाएगा, पूरा कानून ही आपका मथना है। उद्देश्य और विशेषता का मतलब ये है कि पूरे कानून को क्या करिए, मत डालिए, तब उद्देश्य पूरा होता है। तब भी ज़्यादातर बताया गया। अब ये है कि अगर मकान मालिक को आवश्यकता है अपने घर के लिए, परिवार बढ़ गया है या बिजनेस करना है, तोड़कर नया मकान बनाना है, या मकान बेचना है, या मकान को विभाजित करना है, तो इस आधार पर वह मांग कर सकता है कि किराएदार को हमारे मकान से क्या किया जाए, बाहर
क्योंकि तोड़ ओड़ कर क्या करना है, या तो प्लाटिंग करनी है, या नया मकान बनाना है, या आपका सुधार करना है। यानी कि कुल मिलाकर आपका लास्ट किया जाए, आपका अंतिम, कि यह कानून केवल शहरों में लागू होगा, सभी भवनों पर लागू नहीं होगा। शहर में किराएदार मकान को कैसे किराए पर दिया जाएगा, कितना किराया लिया जाएगा, किराएदार को सुख सुविधा क्या क्या मिलेगी, और किराएदार को हटाना है तो उसके लिए क्या नियम कायदे हैं, मुख्य रूप से यही बातें इस कानून में बताई जाएंगी। और जो व्यक्ति इस कानून का वायलेशन करेगा वह व्यक्ति इस कानून के तहत सेंक्शन या दंड का क्या होगा, भागी। यानी कि आपका मुख्य रूप से जो नियम है या कानून है यही हमें पढ़ना है, और इसी को आपका सेक्शन में पिरोना है। तो आइए सेक्शन के भाई आपका धारा 1 से शुरू किया जाए। देखिए आपका उद्देश्य का हो ही गई। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ लागू होना, यानी कि आपका प्रसार लागू होना तथा प्रारंभ, तो संक्षिप्त नाम लिखवा ही दिया गया है। उत्तर प्रदेश शहरी भवन कोष्ठ में किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 होगा इसका नाम। कब से यह लागू होगा वह भी लिखवाया जा चुका है, तो 15 जुलाई 1972 को लागू हुआ। और आपका इसका प्रसार कहाँ होगा, पूरे भारत में होगा कि केवल पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में, गांव में कि शहर में? शहर में। चलिए रटते रहिए भाई। अब कहाँ कहाँ लागू होगा, आपका कह सकते हैं कि आपका ये बातें आपका बताई गई हैं खंड 3 में। देखिए भाई, यह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम आपका में यथास्थिति प्रत्येक नगर में ये कहाँ कहाँ लागू होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका उतना नहीं जाना जाता है, बस एक लाइन कि यह कानून कहाँ लागू होगा, शहरों में। बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है, कहाँ लागू होगा, केवल शहर में, चाहे वो महानगर हो या जिले हों। आइए धारा 2 देखा जाए भाई। अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्ति, ये मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चन बनता है। धारा 2 से आपका क्वेश्चन बनता है भाई। धारा 2 थोड़ा व्यापक वे हैं, लेकिन धारा 2 से मेंस में क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल भी मेंस के लिए तैयार रखिए। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि इस कानून का प्रियम्बल या उद्देश्य और विशेषताएं बताइए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो बना है, उन भवनों का उल्लेख करिए जिन भवनों पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता, यानी कि किराएदारी अधिनियम लागू नहीं होती। पहला मॉडल। दूसरा देखिए, उन भवनों का उल्लेख करिए जो भवन इस कानून के लागू होने से उन्मुक्त हैं, विमुक्त हैं या जिन्हें छूट मिली है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, घबराना नहीं है। कौन सा सेक्शन दिखाना है? 2। और लंबा सेक्शन है भाई, आपका एक एक करके याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैं समझा सकता हूँ, प्रयास ये करिए कि भाई आपका लोकल और माइनर में ही लोग कम नंबर पा रहे हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं थे ज़्यादा, लेकिन इस बार नीति हमने चेंज की है और माइनर और लोकल ही पहले पीरियड में पढ़ाया जा रहा है, लगातार पढ़ाया भी जाएगा। मेजर भले कम चले, माइनर पर विशेष ध्यान, क्योंकि बिहार में भी जो लोग मात खाए हैं वह लोग माइनर में ही खाए हैं, और बिहार एपीओ में भी जो मात खाएंगे माइनर से,
इसलिए लगातार माइनर पढ़ाया जा रहा है। शाम वाले बैच में भी बिहार एपीओ के लिए माइनर शुरू कर दिया गया है, और सुबह वाले बैच में भी आपका लोकल माइनर एक चलता रहेगा पूरा, यानी कि पहले पीरियड में जहां कमी है उसी को पहले दूर किया जाए, और ज़्यादा कमी इसी पर है। देखिए आपका भाई किन किन भवनों पर लागू नहीं होगा। देखिए एक एक लाइन, इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी, अर्थात अर्थात मतलब कि कौन कौन से बिल्डिंग हैं जिन पर यह कानून अप्लाई नहीं होगा। देखिए क्या करके, किसी ऐसे भवन पर जिसका मकानदार, मकानदार मतलब कि लैंड ओनर, ना आए तो लिख लीजिए मकानदार का मतलब क्या, मकान का स्वामी, भाई ना आए तो लिख लेना है। मकानदार का मतलब क्या, मकान का स्वामी, और किराएदार का मतलब जानते ही है, उसमें क्या बताना है भाई मकानदार का मतलब समझना। देखिए किसी ऐसे भवन पर जिसका मकानदार सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम या कोई कंटोनमेंट बोर्ड हो, यानी कि अगर कोई मकान है और उसकी स्वामी सरकार है तो क्या यह कानून उस मकान पर लागू होगा कि नहीं, नहीं होगा, याद रखिए। दूसरा, कोई लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, बिजली विभाग का मकान है, तो क्या यह कानून ऐसे मकानों पर लागू होगा कि नहीं, नहीं होगा। जैसे स्थानीय प्राधिकारी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आ जाएगा, तो क्या जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल हैं, क्या यह कानून उसमें काम करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। अगला देखिए, या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम, तो भाई कोई सार्वजनिक क्षेत्र का कोई कारपोरेशन, तो एक दो का तो उल्लेख करिए जो निगम हो, तो एक तो बिजली विभाग भी अब क्या बन चुका है, निगम, भाई बिजली विभाग भी प्राइवेट लिमिटेड हो गया। आपका इंडियन ऑयल कारपोरेशन, तो जो इंडियन ऑयल के भवन हैं या ऐसे ही अन्य निगमों के भवन हैं, उन भवनों पर भी यह कानून काम नहीं करेगा, उसके लिए भाई अलग व्यवस्था है। इसके बाद आपका अंतिम इसमें है, या कोई कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड का मतलब कि छावनी, छावनी का मतलब ये हुआ कि जो भवन सेना के आधिपत्य में है या आपका मिलिट्री के आधिपत्य में है, जैसे कि आपका देख ही रहे हैं प्रयागराज के 1/3 हिस्से पर मिलिट्री काबिज है। आपका यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे इस रोड को क्या करेंगे क्रॉस, पूरा क्या दिख रहा है आपका मिलिट्री, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लॉ फैकल्टी, फिर मिलिट्री टेलियरगंज, और इधर भी देख सकते हैं, माने तमाम जगह आप देख सकते हैं। तो जो ये मिलिट्री के एरिया हैं या मकान हैं, क्या मिलिट्री एरिया में जो मकान बने हैं या जो सैनिकों के आवास हैं, क्या उसमें यह कानून लागू होगा कि नहीं, तो एक लाइन में लागू नहीं हो। तो पहला फिर याद करिए, तो किन किन मकानों पर यह कानून लागू नहीं होगा, जिसकी स्वामी कौन हो, तो पहला कौन, सरकार, दूसरा स्थानीय प्राधिकारी, तीसरा कोई सार्वजनिक क्षेत्र का क्या, निगम, चौथा कंटोनमेंट बोर्ड। भाई ऐसे याद करिए। दूसरा देखिए, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के या उसमें निहित किसी भवन पर, तो अगर कोई स्कूल है और वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो जो स्कूल के हॉस्टल हैं या स्कूल की जो बिल्डिंग है, क्या उस जो माने आपका जो शहर में है, क्योंकि गांव में तो लागू नहीं होगा, क्या उन बिल्डिंगों पर
यह कानून लागू होगा कि नहीं। तो आप बताइए लागू होगा कि नहीं। यानी कि स्कूल वाले भी क्या हो गए, इस कानून से मुक्त हो गए। अगला देखिए, किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर। सार्वजनिक पूर्त, पूर्त न आए तो चैरिटी कहा जाता है। चैरिटी का मतलब आपका उसको आसान भाषा में भाई, हाँ हाँ, एक तरह से खैराती। भाई उसको लिख लीजिए, चैरिटी का मतलब खैराती। खैराती होता है भाई। जैसे कि आपका कई लोग अपनी बिल्डिंग का प्रयोग खैरात में करते हैं। देखिए खैरात में, हाँ हाँ वही पूर्त नहीं, खैराती। खैराती मतलब बिना पैसा के। भाई बिना पैसा के वही तो हुआ। हाँ पैसा दान, जैसे कि आपका आवास का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ। देखिए कोई मकान है और किसी व्यक्ति ने उसका ट्रस्ट बनाया है, और ट्रस्ट ये बनाया है कि जो भी लोग आएंगे यहाँ बिना किसी पैसे के क्या करेंगे, रुकेंगे फिर चले जाएंगे। तो इसी को पूर्त कार्य या खैराती कार्य कहते हैं। तो जो बिल्डिंगें धार्मिक संस्थान की हैं या जो बिल्डिंगें खैराती नेचर की हैं, उन बिल्डिंगों पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह लोग तो इसके लिए क्या नहीं ले रहे हैं, पैसा। भाई खैराती का मतलब फ्री में, और फ्री में का मतलब कि पैसा लिया ही नहीं जा रहा है, तो क्यों किराया वसूला जाए। और धार्मिक संस्थान यानी कि जो मठ इत्यादि हैं, वहाँ भी यह कानून लागू नहीं है। तो रेस्ट ले लीजिए भाई, तब आपका सीपीसी चलेगा, क्योंकि बहुत लंबा लंबा लेक्चर नहीं दिया सकता। कल हम थोड़ा, हाँ भाई कल आपका मैंने थोड़ा, चूंकि मौसम अब सही हो रहा है तो थोड़ा पहले आइए, ताकि 7:40 तक क्लास शुरू कर दिया जाए। क्योंकि आपका लास्ट में धूप तेज हो रही है अब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका समय क्या किया जाए, प्रयास ये करिए कि 7:40 तक आ जाइए। मैंने 7:30 रखा जाए, 7:40। आप पहले पहले आपका रोल ही चलेगा, और सेकंड पीरियड में सीपीसी, क्योंकि कल इंग्लिश भी चलेगी। 7 से 10 तक आपका